हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है रीनल फंक्शन टेस्ट का 5वां पार्ट, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर ट्यूबुलर फंक्शंस। ट्यूबुलर फंक्शंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज के वीडियो में। एक टेस्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा टेस्ट है ट्यूबुलर फंक्शंस का, जिसको बोला जाता है लैशमेट एंड न्यूबर्ग कंसंट्रेशन टेस्ट। जस्ट 1 सेकेंड। लैशमेट एंड न्यूबर्ग कंसंट्रेशन टेस्ट, ये टेस्ट किस लिए होता है? दिस टेस्ट इम्पोजेस सीवियर फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 38 आवर्स। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट के लिए 38 आवर्स तक, मिनिमम 38 आवर्स तक यहाँ पे कोई भी फ्लूइड इनटेक नहीं होता है। उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि फ्लूइड का इनटेक मिनिमम 38 आवर्स के लिए नहीं होगा। एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेशल ड्राई डाइट फॉर 1 डे, और एटलीस्ट फॉर 1 डे, कम से कम एक दिन के लिए स्पेशल ड्राई डाइट पे ही रहना होता है। यहाँ पे कोई भी लिक्विड या फ्लूइड इनटेक नहीं कर सकते। अगला टेस्ट है कंसंट्रेशन टेस्ट विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के साथ में कंसंट्रेशन टेस्ट। सो द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ 10 pressure units of posterior pituitary extract, that is 0.5 ml of vasopressin injection। यहाँ पे 0.5 ml वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और ये इंजेक्शन होता है सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे ही इंजेक्शन होता है, वेंस में नहीं दिया जाता है इसका। इन अ नॉर्मल पर्सन विल इनहिबिट द डायूरेसिस produced by the ingestion of 1600 ml of water in 15 मिनट्स। जब आप 0.5 ml वैसोप्रेसिन इंजेक्ट करा देंगे तो वैसोप्रेसिन क्या होता है, ये डायूरेसिस की प्रोसेस को रोक देता है। तो ये डायूरेसिस की प्रोसेस को रोक देगा। अगर आप 1600 ml वाटर भी पी लेते हैं 15 मिनट में, ये डायूरेसिस की प्रोसेस को रोक देगा। मतलब अगर एक्सेस यूरिनेशन होता है तो ये उस प्रोसेस को रोक देगा। The test has advantage of short performance time। इस टेस्ट का एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसका परफॉर्मेंस टाइम कम होता है, कम समय में ही इसको पूरा किया जा सकता है। एंड मिनिमाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। और अभी आपने ज़्यादातर टेस्ट में देखा कि पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, कहीं पे ओवरनाइट के लिए, कहीं पे 24 आवर्स के लिए, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पेशेंट को 38 आवर्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। सीवियर फ्लूइड इनटेक यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है फॉर 38 आवर्स। तो जो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का, इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है वैसोप्रेसिन, जिसको कि 0.5 ml या 500 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करा दिया जाता है। और ये इंजेक्शन जाने के बाद में ये डायूरेसिस की प्रोसेस को रोक देता है। तो ये टेस्ट कम समय में परफॉर्म किया जा सकता है एंड मिनिमाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है posterior pituitary extract will also inhibit the diuresis seen in congestive heart failure under active treatment, as well as of diabetes insipidus, allowing sufficient concentration to determine degree of tubular functions in these conditions। posterior pituitary extract जब आप इंजेक्ट करते हैं, जब आप वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन देते हैं, तो ये डायूरेसिस को तो इनहिबिट करता ही करता है। इसके साथ में अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है तो उस केस में भी ये डायूरेसिस को इनहिबिट कर देता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में भी देखा जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे कि ये अलाउ करता है सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन इन दीज कंडीशंस, जिससे कि
ऐसी कंसंट्रेशन मिल सके जिससे कि ट्यूबुलर फंक्शंस को इन कंडीशंस में आप डिटरमाइन कर पाएँ, पता कर पाएँ कि ट्यूबुलर फंक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं। किन कंडीशंस में? इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड डायबिटीज इंसिपिडस एंड इवन नॉर्मल केसेस में तो आपने अभी देखा ही, जैसा लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। तो नॉर्मल केसेस में भी ये ऐसा करता है कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, तो प्रॉपर कंसंट्रेशन मिल जाती है जिससे आप ट्यूबुलर फंक्शंस को एनालाइज कर पाते हैं। अब आपको जो डेटा मिलता है इस टेस्ट से, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि विदाउट इंटरप्रिटेशन आप कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि आपने टेस्ट किया उसका क्या रिजल्ट आया है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए क्या होता है, अंडर द कंडीशंस ऑफ द टेस्ट की कंडीशंस में इंडिविजुअल विद नॉर्मल किडनी फंक्शन एक्सक्रीट यूरिन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.020 और हायर। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में यूरिन का जो यूरिन होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक फिक्स देखी जाती है, या तो 1.020 रहेगी या फिर इससे ज़्यादा रहेगी। एक कह सकते हैं कि डिटरमाइंड कंसंट्रेशन है कि इसी कंसंट्रेशन के आसपास, इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी के आसपास आपको नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो किडनी फंक्शन है उसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी मिलेगी। अगर इस कंडीशन से, इस कंसंट्रेशन से या इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से चीज़ें इधर उधर होती हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। फेल्योर टू कंसंट्रेट टू दिस डिग्री इंडिकेट्स रीनल डैमेज। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1.02 से कम मिल रही है एक्सक्रीटेड यूरिन में, जो इंटरप्रेट आप करेंगे टेस्ट करने के बाद में पेशेंट का, तो फिर आप पता कर पाते हैं कि यहाँ पे रीनल डैमेज है, किडनी में डैमेज है और ट्यूबुलर फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये किडनी है, इधर ब्लड इंटर हो रहा है आर्टेरियोल के द्वारा, यहाँ वेन से जहाँ से बाहर जा रहा है, और ये रिब का केज होता है जिसमें ये सुरक्षित रहती है किडनी, और ये एक यूरेटर की तरफ जा रही है जहाँ पे यूरिन बन के यूरेटर से यूरेथ्रा में पहुँचती है। अब आता है अगला टेस्ट, वाटर डाइल्यूशन और वाटर एलिमिनेशन टेस्ट। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और ब्लड जब फिल्टर होके आता है वुमेन्स कैप्सूल से, पहले पीसीटी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है, फिर डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है विद हेल्प ऑफ लूप ऑफ हेनले। पीसीटी से डीसीटी में जाने के लिए इसको लूप ऑफ हेनले के थ्रू होके जाना पड़ता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स में फाइनली रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो प्रिंसिपल क्या है वाटर डाइल्यूशन या वाटर एलिमिनेशन टेस्ट का? द एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू एलिमिनेट वाटर is tested by measuring the urine output after ingesting a large volume of water. किडनी कितना वाटर एलिमिनेट कर पा रही है, इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, किडनी की एलिमिनेशन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूरिन आउटपुट को मेज़र किया जाता है, और उसके थ्रू ये वाटर एलिमिनेशन टेस्ट होता है। लेकिन यूरिन आउटपुट कब ले रहे हैं? आफ्टर इंजेस्टिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। किडनी की फंक्शनिंग का, जो किडनी की वाटर एलिमिनेशन की एबिलिटी है उसको पता करने के लिए क्या है, किसी भी पर्सन ने वाटर लिया, वाटर का इंजेक्शन किया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पी लिया, बहुत सारा वाटर, और उसके बाद में यूरिन आउटपुट कितना है इसको मेज़र करके पता कर पाते हैं कि किडनीज की जो एबिलिटी है वाटर एलिमिनेशन की वो कैसी है, किडनीज प्रॉपर वाटर एलिमिनेशन का फंक्शन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। Note: water excretion is not only a renal function but also depends on extra-renal factors. जो वाटर का एक्सक्रीशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ किडनी पे डिपेंड नहीं करता है कि किडनी फिल्टर करके वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगी, कुछ एक्स्ट्रा रीनल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्स्ट्रा रीनल मतलब
किडनी के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रीनल फंक्शंस को और वाटर एक्सक्रीशन को, जिन पे डिपेंड करता है कि वाटर का एक्सक्रीशन कितना होगा. So water excretion is not only a renal function but also depends on extra-renal factors, and pre-renal deviation will reduce the ability of the kidneys to excrete urine. कुछ प्री रीनल डेविएशंस होते हैं. डेविएशन का मतलब कुछ चेंजेस, कुछ अल्टरेशंस हो जाते हैं. तो ये जो प्री रीनल डेविएशंस होते हैं ये किडनी की यूरिन को एक्सक्रीट करने की एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, जिससे कि किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं. अब इस टेस्ट के प्रोसीजर की बात कर लेते हैं. प्रोसीजर: द पेशेंट रिमेन्स इन बेड थ्रू आउट द टेस्ट. जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट के लिए पेशेंट को पूरे टेस्ट के दौरान बेड पे ही रहना होता है. बिकॉज एलिमिनेशन इज वाटर इज मैक्सिमल इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. और बेड पे इसलिए ही रखा जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, जो लेइंग कंडीशन होती है पर्सन की, उसमें मैक्सिमम वाटर का एक्सक्रीशन देखा जाता है. मैक्सिमम वाटर उसी कंडीशन में एलिमिनेट हो सकता है बॉडी से. तो पेशेंट को पहले बेड में रखा जाता है एंड ऑन द डे बिफोर द टेस्ट, जब आप टेस्ट करने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले का जो दिन होता है, द पेशेंट हैज़ एन इवनिंग मील बट टेक्स नथिंग बाय माउथ आफ्टर 8 PM. इवनिंग का मील दिया जाता है पेशेंट को, बट 8 PM के बाद में फिर आपको उसको कुछ भी नहीं देना है. बाय माउथ कुछ भी इनटेक नहीं होना चाहिए. अभी डे बिफोर द टेस्ट की बात कर रहे हैं. इवनिंग में मील दे दिया गया, 8 PM के बाद में कुछ भी नहीं दे रहे हैं. अगली मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, जिस दिन टेस्ट होना है उस मॉर्निंग की बात हो रही है. ही इम्पटीज हिज ब्लैडर एट 8 AM. 8 AM के आसपास ब्लैडर को इम्पटी किया जाता है और जो यूरिन होता है विच इज़ डिस्कार्ड, और वो यूरिन डिस्कार्ड कर दिया जाता है. एंड देन ड्रिंक्स 1200 ml ऑफ वाटर विद इन हाफ आवर. आधे घंटे के अंदर 100 ml के जितना पानी पेशेंट को पिला दिया जाता है. अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. पहले पेशेंट को बेड में रखना है थ्रू आउट द टेस्ट. बिफोर टेस्ट आपको पेशेंट को इवनिंग मील देना है, 8 PM के आफ्टर कुछ नहीं देना है. और टेस्ट वाले दिन 8 AM पे ब्लड पटी करना है, यूरिन डिस्कार्ड कर देना है और उसके बाद पेशेंट को आधे घंटे के अंदर 1200 ml के आसपास पानी पिला देना है. नाउ the bladder is emptied at 9, 10, 11 and 12 noon. अब ब्लैडर को एम्प्टी किया जाता है 9 AM, 10 AM, 11 AM and 12 PM. And the volume and specific gravity of 4 specimens are measured. और उसके बाद में जब आपने 4 वॉल्यूम कलेक्ट किए हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 और 12 बजे, अब जो भी आपने यूरिन कलेक्ट किया है उसका वॉल्यूम और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र कर लिया जाता है. तो ये है टोटल टेस्ट का प्रोसीजर जो कि फॉलो करना पड़ता है और इसमें भी पेशेंट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है. पेशेंट की प्रिपरेशन की नीड होती है. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाया गया ये ग्लोमेरुलस है, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, और उसके बाद में फाइनली कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट में ही ADH हार्मोन देखा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्शन देखा जाता है. ये परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है कि वाटर कितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एक्सक्रीट हो रहा है. ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं इस ADH के द्वारा. अब आता है कि टेस्ट हो गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे. आपने स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए, यूरिन का वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र कर लिया. अब आता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करना होता है, इफ़ रीनल फंक्शन इज़ नॉर्मल, अगर नॉर्मल है, कोई हेल्दी पर्सन है, रीनल फंक्शन एकदम परफेक्ट है, सो मोर देन 80%, 1200 ml पानी पिलाया गया था आधे घंटे के अंदर पेशेंट को, तो लगभग 1000 ml तक, मोर देन 80% ऑफ वाटर इज voided in 4 hours and the larger part being excreted in the first 2 hours. जो 80% पार्ट है वाटर का वो 4 घंटे के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा
और मैक्सिमम पार्ट पहले 2 घंटे में एक्सक्रीट हो जाएगा। The specific gravity of at least one specimen should be 1.003 or less. कम से कम एक स्पेसिमेन ऐसा होगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 या फिर इससे भी कम होगी। एटलीस्ट वन स्पेसिमेन। आपने कितने लिए थे? 4 स्पेसिमेन लिए थे, 9 AM, 10 AM, 11 एंड 12 PM। तो चारों में से कम किसी एक की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 के आसपास आपको मिलेगी और मैक्सिमम सिक्रीशन जो वाटर का है, जो एक्सक्रीशन है, वो आपको विदिन 4 आवर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ रीनल फंक्शन इज इम्पेयर्ड, ये तो हेल्दी कंडीशन की बात हुई थी। अगर रीनल फंक्शन हेल्दी नहीं है तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लेस देन 80% ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड इन 4 आवर्स। 4 घंटे में 80% से कम वाटर का एक्सक्रीशन होगा एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट फॉल टू 1.003। अभी आपने देखा था हेल्दी कंडीशन में क्या होता है कि 4 स्पेसिमेन में से एटलीस्ट एक स्पेसिमेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको 1.003 मिलेगा। लेकिन अगर किडनी फंक्शंस नॉर्मल नहीं है, किडनी फंक्शंस इम्पेयर्ड हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.003 नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगी 1.010 इन केस ऑफ सीवियर रीनल डैमेज। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है किडनी में तो ये फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी 1.010। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 2 ही हैं। रीनल फंक्शन नॉर्मल है तो विदिन 4 आवर्स आपको 80% वाटर एक्सक्रीशन मिलेगा और एटलीस्ट वन स्पेसिमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 मिलेगी। और अगर रीनल फंक्शंस इम्पेयर्ड हैं 4 आवर्स में लेस देन 80% एक्सक्रीशन होगा और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो 1.003 के आसपास नहीं होगी। और अगर बहुत सीवियर रीनल डैमेज है तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स होगी, दैट इज 1.010 देखी जाएगी। यहाँ पे देखिएगा अगेन किडनी का फिल्ट्रेशन का डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरीके से कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से फिल्टर होके चीज़ें आती हैं, सिक्रीट हो जाती हैं और किडनी में जो कैपिलरीज हैं उनमें ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सोडियम, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। अब अगला टेस्ट है टेस्ट ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या मतलब, जो ट्यूब्यूल्स हैं कितना वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से आप देख रहे हैं फिल्टर होके मटेरियल निकल रहा है बाहर और काफ़ी चीज़ें कुछ पीसीटी और डीसीटी से बाहर जा रही हैं और जो वेस्ट मटेरियल वो यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो होता क्या है, जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जो चीज़ें एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पहले फिल्टर कर दिया गया, फिल्टर के बाद में रीअब्जॉर्प्शन हुआ। देखिएगा यहाँ से सिक्रीट हो जाती हैं ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, यहाँ से सिक्रीट हो जाती हैं चीज़ें और कैपिलरीज में इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो जाती है रीअब्जॉर्प्शन की। और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है एज वेस्ट मटेरियल। तो इसी को बोला जाता है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। इस टेस्ट के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, सो द रिजर्व फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ फॉरेन नॉन एंडोजीनस मटेरियल्स बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियम इज most conveniently tested for by the use of certain dyes and measuring their rate of excretion। जो फॉरेन नॉन एंडोजीनस मटेरियल्स हैं उनका सिक्रीशन करना जो किडनी का काम होता है वो ट्यूबुलर एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है। ट्यूबुलर एपिथेलियम मतलब जो ट्यूब्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, इनकी जो लाइनिंग है, एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम के द्वारा ही ये एक्सचेंज का प्रोसेस होता है या सिक्रीशन का प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए कुछ डाइज को यूज़ किया जाता है और इसके अलावा रेट ऑफ एक्सक्रीशन को मेज़र करके भी ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस को मेज़र किया जा सकता है।
तो चलिए देखते हैं। पहला टेस्ट है यहाँ पे फिनॉल सल्फाथलीन एक्सक्रीशन टेस्ट, इसको पीएसपी टेस्ट भी बोला जाता है। अब जो पीएसपी क्या है, ये फिनॉल रेड एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो कि रीनल फंक्शंस को मेजर कर सकता है। सो यूज ऑफ पीएसपी टू मेजर रीनल फंक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉन्ट्री एंड ग्रैक्टी इन 1912 में सबसे पहले इस फिनॉल रेड को रीनल फंक्शंस को मेजर करने के लिए यूज किया गया। Later on, Smith has shown that with the amount of the dye employed, 94% excreted by tubular action and only 6% by glomerular filtration. बाद में स्मिथ ने ये बताया कि जो डाई जितनी भी आपने यूज़ की है, अमाउंट ऑफ डाई जो भी आप यूज़ करते हैं इस टेस्ट के लिए, उसमें से 94% ट्यूबुलर एक्शंस के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है और सिर्फ 6% डाई जो होती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा सिक्रीशन होता है उसका। Thus the test measures primarily tubular activity as well as being a measure of renal blood flow। तो ये टेस्ट एक ऐसा है जो कि ट्यूबुलर एक्टिविटीज़ को तो बताता ही है, इसके साथ साथ में ये रीनल ब्लड फ्लो को भी मेजर कर सकता है। सो 15 मिनट पीएसपी टेस्ट, 15 मिनट का ये जो फिनॉल रेड टेस्ट है वो होता है। It has been shown that the test is reliable and sensitive if the amount of dye excreted in the first 15 minutes is taken as the criteria of renal function। इसको 15 मिनट पीएसपी टेस्ट इसलिए भी बोलते हैं कि जो भी डाई है, जो भी 15 मिनट में डाई एक्सक्रीट हो जा रही है, उसको अगर रीनल फंक्शन का क्राइटेरिया लिया जाता है तो ही ये टेस्ट रिलायबल होता है और सेंसिटिव माना जाता है। तो टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन इसका कैसे होता है? When 1 ml of PSP that is 6 mg PSP को इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है PSP का। सो नॉर्मल किडनीज विल एक्सक्रीट 30 to 50% ऑफ द डाई ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट। अगर नॉर्मल हेल्दी किडनी है तो लगभग 30 से 50% तक जो डाई है वो पहले 15 मिनट में ही एक्सक्रीट कर दी जाएगी। बट excretion of less than 23% of the dye during this period, regardless of the amount excreted in 2 hours, indicates impaired renal functions। अगर 23% से भी कम डाई एक्सक्रीट हो रही है 15 मिनट में और लगभग ये अमाउंट ये पूरा का पूरा 2 घंटे में रिलीज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये माना जाता है कि रीनल फंक्शंस इम्पेयर्ड हैं, किडनी डैमेज्ड है और किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पे पाथ देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ये किडनी से जो डाई आपने यूज़ की है वो जाएगी और पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो जो डाई एक्सक्रीट होगी ये एटलीस्ट 30 to 50% होनी चाहिए। अगर आपने 6 mg यूज़ किया है तो एटलीस्ट आपको 3 mg तक मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर 23% से भी कम डाई आपको एक्सक्रीशन में मिल रही है तो आप पता कर पाते हैं कि रीनल फंक्शंस में कुछ इम्पेयरमेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ईच किडनी सेपरेटली। इस टेस्ट का यूज आप हर एक 2 किडनी है तो दोनों का अलग अलग किडनी का फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। Here the appearance time as well as the rate of excretion of the dye is of importance। जो appearance का टाइम है, डाई के appearance का टाइम, और जो रेट है डाई के एक्सक्रीशन का, दोनों ही बहुत important रोल प्ले करते हैं। आफ्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के बाद में द नॉर्मल अपीयरेंस टाइम ऑफ द डाई एट द टिप ऑफ द कैथेटर्स इज 2 मिनट। लगभग 2 मिनट में इंट्रावेनस इंजेक्शन के बाद में लगभग 2 मिनट के अंदर कैथेटर्स पे ये डाई मिलेगी और लेस।
2 मिनट से कम में भी मिल सकती है। एंड रेट ऑफ एक्सक्रीशन फ्रॉम ईच किडनी इज ग्रेटर देन 1 to 1.5% ऑफ द इंजेक्टेड डाई पर ml। और जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन होता है हर एक किडनी से वो 1 to 1.5% ग्रेटर होता है जो कि इंजेक्टेड डाई होती है पर ml में। So finally, the increase in appearance time and decrease in excretion rate indicate impaired function। अगर appearance time बढ़ जाता है, जैसे 2 मिनट या 2 मिनट से भी कम में appear होना चाहिए डाई पहले सबसे पहले, बट अगर ये ज़्यादा टाइम ले रही है या फिर जो excretion rate है 1 to 1.5% है, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो इसे पता चलता है कि किडनी फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। So thank you very much everyone for watching this lecture. Follow करिए ITLS Academy को on various social media platforms. Thank you for watching. For any kind of help, you can call us on our helpline number. So thank you again very much everyone.